Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 7 अप्रैल 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। बाकी डेली बेसिस पे सुबह सुबह 5:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाता है, तो आई होप आपने अपने स्केड्यूल के अंदर में इस सेशन को ऐड कर रखा होगा। आज ना हमारे अलग अलग सोर्सेस में भी ज़्यादा काम की खबरें नहीं हैं। कल तो लगभग 13-14 न्यूज़ थी, वो सब हमने डिस्कस की थी। तो आज थंबनेल में यही लगा रह गया है टॉप 30 न्यूज़ वाला ये पर्टिकुलर टैग। आज हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में या अलग अलग सोर्सेस के अंदर में 5 खबरें हैं जो बहुत काम की हैं। मतलब जो भी खबरें हैं बहुत ज़्यादा रेलिवेंट। तो पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से यहाँ से बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो क्या करना है, तो इसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। और इन चीज़ों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक फ्रूट के बारे में, एक मैंगो के बारे में, जिसका नाम है अपेमिडी मैंगो। अब नॉर्थ में आप देख पाओगे ऊपर सर्दियां गई हैं, अब गर्मियां शुरू हो रही हैं, आम का सीज़न भी आने वाला है। अभी एक आर्टिकल ये पब्लिश होता है, आर्टिकल कहता है कंजर्वेशनिस्ट आज चिंतित हैं कुछ। कर्नाटका के अंदर में ये मैंगो की वैरायटी पाई जाती है। प्लीज़ पहली बात नोट डाउन करने के लिए कि पूछ सकता है अपेमिडी मैंगो एक्सक्लूसिवली कहाँ पे मिलता है, तो कर्नाटका के अंदर में ये पाया जाता है। हुआ यह है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से आज इस पर्टिकुलर स्पीशी के ऊपर में असर पड़ रहा है, या इस फल के ऊपर में लगातार इम्पैक्ट पड़ता चले जा रहा है, इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिस वजह से ये न्यूज़ में पब्लिश हुआ। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए पता होना चाहिए ये अपेमिडी मैंगो है क्या, क्योंकि इसमें सबसे खास बात यह है कि इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, वो भी साल 2009 में। ठीक है, तो 2-3 बातें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाना नहीं है। पहली बात आपने जो रटी होनी चाहिए वो यह है कि एक्सक्लूसिवली ये कर्नाटका के अंदर में मिलता है, स्पेशली शिवमोगा नामक जगह पर। इसको हम लोग कई बार किंग ऑफ रॉ मैंगो वेराइटीज़ कहते हैं। पता है, अब हम जिस आम की बात कर रहे हैं तो ये आम कोई टेबल फ्रूट नहीं है कि भाई यहाँ पर सीधा फल है, रखा, काटा, खा लिया। नहीं, ये कच्चे आम की बात हो रही है। और कच्चे आम का मेजोरिटी ऑफ जो इस्तेमाल है वो इंडिया में कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अचार बनाने में, पिकल बनाने में, या फिर यहाँ पे उसका यूज़ दूसरी जगह चटनी वगैरह बनाने में होता है, लेकिन मेजरली यहाँ पर आप देख पाओगे पिकल में इस्तेमाल होता है। और कर्नाटका के अंदर में लंबे समय से इस अचार के अंदर में इन आम की वैरायटी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और केवल कर्नाटका नहीं, साउथ एशिया की पूरी जो पिकल इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड हमको देखने को मिल जाती है इस मैंगो की, इस अपेमिडी मैंगो की। अब ऐसा क्यों, इतनी ज़्यादा डिमांड? इसको हमने किंग ऑफ रॉ मैंगो बोल दिया, कच्चे आमों का राजा। कारण क्या है? क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत पल्पी है, ज़्यादा गूदा होता है, खुशबू बहुत अलग है, शानदार है, और लंबे समय तक के लिए शेल्फ लाइफ है, तो जल्दी अचार जो इससे बनता है वो ख़राब नहीं होता। दैट इज़ वाई यहाँ पर आज हम इसको इस तरीके से प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन दे क्या रहे हैं? बेसिक तौर पर हम बात कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से इसके ऊपर में बुरा असर पड़ रहा है। इसको जीआई टैग तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, वो भी साल 2009 के अंदर में। इस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग क्या होता है? एक प्रकार का साइन देना, एक पहचान देना, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। ठीक है, कि ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, केवल इसी जगह से आती है, तो उस जगह के सामान को पहचान देता है जीआई टैग। अब जीआई टैग किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे दिया जाता है, फूड आइटम, वाइन, स्पिरिट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स, किसी पे भी जीआई टैग दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि भैया मैंने ये सामान बनाया है, कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, फर्जी यहाँ पर अपना नाम इस्तेमाल ना कर ले, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक पहचान मिले। और वो जीआई टैग उस पर लेता है कि भाई ये एरिया से फेमस ये सामान है और ये केवल इसी एरिया में मिलेगा, ओरिजिनल चाहिए तो और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे अपेमिडी मैंगो कहीं ओरिजिनल चाहिए तो कर्नाटका में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जीआई टैग उसी वजह से उसको दे रखा है। जो जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है वो 10 साल के लिए होता है। 10 साल बाद फिर से यहाँ पर इस टैग को रिन्यू करवाना पड़ता है। ये बात भी याद होगा क्योंकि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है।
चलिए, कभी भी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर। छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर आपको दिए गए हैं आराम से अपने आर्टिकल को रिवाइज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा काम का, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। हम बात कर रहे हैं कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर पेज पे ये टॉपिक पब्लिश हुआ है। पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल ही मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा दिया है। तो आइए ज़रूर से बात करेंगे हम लोग कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। वैसे तो मैंने बहुत पढ़ाया है, इस बार कोल गैसिफिकेशन को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि भाई ये चर्चाओं में ही इतना ज़्यादा कवरेज में देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे कोल गैसिफिकेशन और उससे रिलेटेड जो ये स्कीम है, इंडिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोयले से गैस बनाएं, ये बेसिक तौर पे हमारा जो मेन पर्पज़ है। ठीक है, हुआ क्या है, पहले इस आर्टिकल के छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझिएगा। सरकार ने एक रोड मैप अनवील करा है, एक प्लान हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिस प्लान के अंदर में ये दिखाया है कि जो निर्भरता है किस चीज़ के ऊपर में, पेट्रोल आज हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, अमोनिया इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र जो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, इसके ऊपर में निर्भरता हमको कम करनी होगी। और इसी के लिए 8,500 करोड़ रुपए का कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया गया, जहां पर मेन पर्पस है भारत में जो कोयला पाया जाता है उस कोयले से ढेर सारी गैस बनाया जाए। और वो जो गैस बनती है कोयले से, बेसिक तौर पे हम उसको बोलते हैं सिन गैस। ये भी पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो स्कीम है कोल गैस स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई नई स्कीम है नहीं। साल 2024 में अप्रूवल दिया गया था। इस स्कीम का मेन पर्पस है कोयला और साथ ही साथ में लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना। इसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है वो क्या है, 100 मिलियन टन के हिसाब से जो 100 मिलियन टन कोयला जो है उससे गैस बनाना 2030 तक। और उस गैस को फिर दोस्तों हम लोग एज अ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय पर। ठीक है, जिससे जो दूसरे प्रकार के जो डिपेंडेंस हैं, है ना, क्रूड ऑयल वगैरह के ऊपर में डिपेंडेंस हमारा कम हो पाएगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि भाई भारत के पास में कोयले का बहुत सारा भंडार है ना। और इस टारगेट के अंदर में हमारा मेन पर्पज़ है कि गवर्नमेंट अकेले काम नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करेगी। तो पीएसयूज प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर यहाँ पे भारत में क्लीन तरीके से कोयले को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे नए प्रकार के फॉर्म में एक गैस के अंदर में। और जो कोल गैसिफिकेशन के अंदर में कोयले से जो गैस बनाई जाती है ना, उस गैस को हम लोग सिन गैस कहते हैं। शायद आपको ये भी याद आ रहा होगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट अनाउंस करा गया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज को बांटा गया है। कैटेगरी नंबर 1 को देखोगे तो इसमें पीएसयू लेड प्रोजेक्ट्स हैं। कैटेगरी 2 को देखोगे तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज दोनों मिलकर काम करेंगे। कैटेगरी 3 के अंदर में स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम किया जा रहा है। लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग, कोल को गैसीफाई कर रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन कर रहे हैं। अब आता है असली मुद्दा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कोल गैसिफिकेशन। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों समझिएगा, ये एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग कोयले को एक चैम्बर में डालेंगे और उससे गैस बनाएंगे। और जो कोयले से गैस बनकर आएगी हमारे पास में, उसको केवल गैस नहीं बोला गया, उसको सिन गैस बोला गया है, सिंथेटिक गैस बोला गया है। अच्छा, इस सिंथेटिक गैस में क्या क्या होता है? इस सिंथेटिक गैस में दोस्तों यहाँ पर आपको इन 5 प्रकार की गैसेस देखने को मिल जाती हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ जो सिन गैस होता है उसमें कौन कौन से आइटम्स प्रेजेंट होते हैं या किस किस चीज़ से मिलकर सिन गैस बनता है। तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, इनसे मिलकर सिन गैस बनता है। लेकिन बनता कैसे है ज़रा ये भी बता दो। कोयले को एक चैम्बर में डाला जाएगा और उसका टेम्परेचर होगा 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। एक ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगी और थोड़ा सा स्टीम रहेगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। प्रोसेस की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जब आप समझोगे तो पहली बात, कोयले को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल फाइनली क्रश करेंगे, छोटे छोटे यहाँ पर पीसेस के अंदर में तोड़ दिया जाएगा। फिर गैसिफिकेशन रिएक्टर में कोयला डाला जाएगा, लिमिटेड ऑक्सीजन डाली जाएगी और कुछ भाप ऐड किया जाएगा। फिर इससे होगा एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा लास्ट में सिन गैस, जिसमें 5 गैसेस होती हैं, वो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। और इस सिन गैस में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, गंदगी है, उसको रिमूव किया जाता है। जैसे तार, सल्फर, डस्ट इम्प्योरिटीज़, इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सिन गैस में से इसको रिमूव किया जाता है, जिसको बोला जाता है गैस क्लीनिंग प्रोसेस, जिससे हमारे पास में एक प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाता है सिन गैस का।
ये पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ चैम्बर देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग ऑक्सीजन डालेंगे, कोयला डालेंगे, वाटर डालेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे जिससे हमको सिन गैस मिलेगा। सिन गैस में क्या क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, चलो सिन गैस बना लिया, अब इस सिन गैस बना के करेंगे क्या? एनर्जी सिक्योरिटी में इस्तेमाल होगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स कम पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता हुआ नजर आएगा ये पर्टिकुलर सिन गैस। इस वजह से ये चर्चाओं में है। फिर एक और नया टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिक तौर पे आपके सामने प्रेजेंट है आर्टिकल, डाउन टू अर्थ में प्रेजेंट किया गया है और आर्टिकल में हेडिंग दी गई है द लास्ट डांस। एक बर्ड है जिसकी प्रजाति लगातार खतरे में है, खत्म होती चली जा रही है। 1000 से भी कम बची हैं ये बर्ड्स और इनका नाम है बंगाल फ्लोरिकन। तो बिल्कुल एकदम खतरे की कगार पर है, याद रखिएगा, जिस वजह से ये न्यूज़ में है कि भाई इनकी प्रोटेक्शन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं बंगाल फ्लोरिकन के बारे में। कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने ज़रूरी हैं, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं ऐसे। तो 1000 से भी कम यहाँ पे ये बर्ड्स बची हैं। जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन बहुत ही स्मॉल है ना, और ये केवल और केवल एलुवियल ग्रासलैंड्स में पाई जाती हैं। एलुवियल ग्रासलैंड्स बेसिक तौर पे जो नदियाँ रेता वेता लेकर आती हैं, छोड़कर चली जाती हैं, है ना, तो वो जो एरिया बनते हैं वो एलुवियल लैंड्स बनते हैं। तो उन्हीं जगहों पर आप देख पाओगे ये बर्ड्स मेजरली पाई जाती हैं। इसको बंगाल फ्लोरिकन बोला गया है तो नाम से पता चल रहा है कि जो बंगाल वाला रीजन है, और बंगाल वाले रीजन में आपको याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो हैं एग्जैक्टली यहाँ पे ये बर्ड्स पाई जाती हैं। अगर हम इन बर्ड्स को देखेंगे तो ऐसे ये ब्लैक कलर की बर्ड्स दिखाई देती हैं। इनका मेजर लोकेशन ऑलरेडी मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। ये पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर ये बर्ड्स पाई जाती हैं। इनका जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप लोगों से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में, आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में ये स्पीशी देखने को मिलती है। फिर एग्जामिनेशन में प्रश्न बनेगा बंगाल फ्लोरिकन, तो आप कहोगे हाँ भाई केवल बंगाल में मिलती है या बांग्लादेश में मिलती है, नेपाल में थोड़ी मिलती होगी, तो ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। तो आइडिया रखिएगा ऐसा नहीं है, जो ये प्रजाति है वो इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है और लास्ट में आपको नेपाल वाला तेरई रीजन में भी देखने को मिलती हैं ये बंगाल फ्लोरिकन। भारत के अंदर में स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा बंगाल फ्लोरिकन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। फिर असम के अंदर में मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे ओरंग नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये बंगाल फ्लोरिकन करंट समय पर प्रेजेंट है। ओके, डाइट की बात करेंगे तो ओमनीवोरस है, जो कीड़े मकोड़े हैं उसको खाने का काम करती है यहाँ पर ये पर्टिकुलर बर्ड। खतरे की बात करेंगे तो दोस्तों पिछले कुछ समय पर एग्रीकल्चर के बेसिस पर लगातार लैंड को बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ट कर दिया गया है, जिस वजह से इनके लिए ज़्यादा जगह नहीं बच पा रही है, ग्रासलैंड्स वगैरह नहीं बच पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1000 से भी कम बची है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये प्रजाति पूरे दुनिया से विलुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हम सोचेंगे भाई एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीशी। तो आपको याद रखना है इसी वजह से, क्योंकि 1000 से भी कम बची है, इसलिए IUCN के अंदर में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। यानी प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में। अगर नहीं बचाया गया तो ये विलुप्त हो जाएगी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है कि भाई इसका कोई शिकार वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, करेगा तो फिर उसके ऊपर में फाइन्स एंड पेनल्टीज़ वगैरह जो भी है वो सारा का सारा चार्ज किया जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है और ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है। इसमें हम बात कर रहे हैं अमरावती के बारे में, कि जो अमरावती है एज आंध्र प्रदेश कैपिटल, आंध्र प्रदेश की यहाँ पर एक कैपिटल अमरावती को बना दिया गया है। अभी तक कैपिटल नहीं बन पा रही थी, काफ़ी लड़ाई थी कि भाई किसको बनाया जाए। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाने की भी बात की गई। फिर फाइनल तौर पे दोस्तों अब कोर्ट वगैरह के हिसाब से भी सब कुछ डिसाइड कर दिया गया और अमरावती एक सोल कैपिटल होगी, अकेली यहाँ पर आंध्र प्रदेश की एक सिंगल कैपिटल हमको देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर एक बिल प्रेजेंट किया गया है, अमरावती एज आंध्र प्रदेश कैपिटल 2026 अमेंडमेंट बिल, याद रखिएगा। तो एग्जाम में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आइए चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस पूरे स्ट्रक्चरल इशू के बारे में कि मामला क्या है, ये बिल क्या है, इसका मेन बैकग्राउंड क्या है एंड ये बिल और उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जैक्टली क्या हिस्ट्री रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई इन न्यूज़, ये मामला एग्जैक्टली चर्चाओं में क्यों है। क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट अभी एक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को पास करता है
और इस बिल के तहत जो अमरावती है, ध्यान रखेगा, अमरावती को यहाँ पर एज अ सोल कैपिटल, अमरावती को एज अ सोल कैपिटल राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया है आंध्र प्रदेश की। अभी तक जो लड़ाई थी कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, नाउ फाइनली यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है, अमरावती इज नाउ द सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये सब डिसाइड हुआ है इस पर्टिकुलर बिल के माध्यम से। देखो, आंध्र प्रदेश की जब बात आती है तो 2014 से पहले हमें चलना है, या 2014 को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, और इसी 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य घोषित कर दिए जाते हैं। यानी 2014 से पहले सर आप ये कह रहे हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ मिलकर एक राज्य हुआ करता था। जी सही बात है। तो 2014 में ये एक्ट आता है जिससे बाइफर्फिकेशन किया जाता है, तेलंगाना अलग राज्य बन गया और आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन गया। अब भाई लड़ाई थी कैपिटल को लेकर, तो पहले जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ थे तो हैदराबाद इनकी कैपिटल, जॉइंट कैपिटल हुआ करती थी, जॉइंट नहीं एक ही राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि कोई दो राज्य तो थे नहीं पहले 2014 से पहले, तो इनकी कैपिटल हैदराबाद थी। अब भाई 2014 के बाद ये दो राज्य हो गए। अब क्वेश्चन ये है हैदराबाद कौन लेगा, इनकी राजधानी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सारे के सारे ऑफिशियल वर्क उस स्टेट के उस कैपिटल से होता है ना। तो 10 साल तक यहाँ पे दोस्तों इसको एज अ जॉइंट कैपिटल रखा गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के दोनों आप कह सकते हैं कि हैदराबाद को एज अ जॉइंट कैपिटल लेकर चलते हैं कि भाई ये जॉइंट कैपिटल है हम दोनों की, और एक साथ ये काम चलता रहा। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर अमरावती को एज अ ग्रीन फील्ड कैपिटल, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से एक कैपिटल के तौर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश का, कि अब भाई तेलंगाना, क्योंकि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का मेजर कैपिटल है, एक्सक्लूसिव कैपिटल तेलंगाना का बना दिया गया था हैदराबाद को, तो अब यहाँ पर हैदराबाद तो चला गया तेलंगाना का कैपिटल। अब आंध्र प्रदेश को अपनी कैपिटल चाहिए तो उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली है अमरावती। ओके, तो ये पूरा मामला दोस्तों इस तरीके से चला, इसको लेकर डिबेट भी हुआ है एक समय पर 2019 में, शायद आपको याद आ रहा होगा, हमने तब भी पढ़ा हुआ है। जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, जगन मोहन रेड्डी, तो इन्होंने 3 कैपिटल का प्रपोजल दिया था कि आंध्र प्रदेश की एक राजधानी नहीं बल्कि 3 राजधानी होंगी। एक विशाखापट्टनम होगी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, अमरावती लेजिस्लेटिव होगी, कुर्नूल जुडिशियल होगी। मैटर पहुंचा आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में रूलिंग होती है और बोलते हैं कि भैया देखो कैपिटल जो है कुछ भी हो अमरावती से शिफ्ट नहीं होगी। फिर बाद में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद वहाँ पे सत्ता ही चेंज हो जाती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, एनडीए गवर्नमेंट, स्पेशली गठबंधन। तो उन्होंने यहाँ पर रीअफर्म किया और बोला कि देखो अमरावती जो है अब ये सोल कैपिटल है, और अमरावती को ही यहाँ पर आज के समय पर एज अ जो सोल कैपिटल है वो कंसीडर किया गया है। याद रखिएगा, ये रहा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश का मैप, ये रहा एग्जैक्टली अमरावती, जो बेसिक तौर पे आज के समय पर एक कैपिटल बन चुका है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये 2026 के बिल में ये सारी की सारी बातें मेंशन कर दी गई हैं। अब आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई अमरावती अब एक एज अ सोल कैपिटल जब होगा तो इसके ढेर सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी मिल जाएगी, सारी की सारी क्लैरिटी अब हमारे सामने प्रेजेंट है कि भाई ये राजधानी है। जो पहले लड़ाई थी वो वाली कोई किसी प्रकार की लड़ाई है नहीं। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ भाई अब इनके पास में एक राजधानी आ चुकी है। अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारे के सारे सरकारी काम एक राजधानी से ही होते हैं, तो राजधानी बन गई है तो अब एक स्थिरता बनती हुई यहाँ पर नज़र ज़रूर से आएगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। अब रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं, कभी भी भविष्य में आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ओके, चलिए अब आते हैं आगे और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। आज के सेशन में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने बोला ना अननेसेसरी चीज़ें हम लोग कवर नहीं करने वाले। ठीक है, जिस दिन काम का होगा, जिस दिन 20 आर्टिकल भी काम के होंगे तो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। आर्टिकल कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अपर मिडी मैंगो। अपर मिडी मैंगो को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो आम है ये प्राइमरीली महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर में ग्रो किया जाता है। सेकंड, इस आम को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। थर्ड, ये जो आम है इसको मेनली हम एज अ टेबल फ्रूट इस्तेमाल करते हैं रादर देन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी तीनों के तीनों सही हैं, या फिर सी थर्ड ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू द कोल गैसिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोल गैसिफिकेशन के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो कोल गैसिफिकेशन है इसमें क्या करते हैं, हम कोयले को एक लिक्विड फ्यूल के अंदर में डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं।
क्या ये बात सच है? दूसरा, ये जो कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये होता है बिना ऑक्सीजन के, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, ये जो प्रोडक्ट गैस बनती है, इस प्रोडक्ट गैस के अंदर में यानी कोल गैसिफिकेशन जो गैस बनकर आई है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भी होता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं? जल्दी जल्दी बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में क्या उत्तर होना चाहिए। आज तो बस खाली 3 ही क्वेश्चन है ना, तो सभी लोग आंसर्स भर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, जितने भी लोग सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन को लेकर अगेन 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है? पहला, ये जो बंगाल फ्लोरिकन है प्राइमरीली ये वेस्टर्न इंडिया के अंदर में जो डेजर्ट वाला क्षेत्र है, रेगिस्तान है, वहां पे पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, ये बंगाल फ्लोरिकन आज आईयूसीएन के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको कवर किया गया है। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर दोनों में से कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं? फटाफट इसका आंसर भी लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। आज का सेशन होता है हमारा यहीं पर समाप्त। आगे बढ़ने से पहले एक मेक श्योर करना, वीडियो पे लाइक का बटन उसको प्रेस कर देना। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेजिंग लेवल के करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे 2 सेशन के अंदर में कवर करवाए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। एक आपको ये वीडियो मिलता है सुबह सुबह 5:30 बजे, और एक सेशन मिलेगा आपको 7:15 पे। तो अभी 7:15 पे द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन होगा, सभी लोग क्लास में शामिल हो जाना, बहुत मज़ा आएगा। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है एग्जैक्टली उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलती है। चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।